सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं कैलेंडर में फिर से एक बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए बेहतरीन चैप्टर, गजब का चैप्टर। इसका नाम क्या है बेटा? संसाधन एवं विकास। बेटा जी, संसाधन और विकास। जी हाँ, इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन 101% बनता है। और एक बात समझा दूं मैं आपको, एसएसटी का चाहे कोई सा भी पेपर उठा लो, पहला चैप्टर और क्या आखिरी चैप्टर से क्वेश्चन तो कंपलसरी पकड़ाते हैं। अच्छा, सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात है कि इस वन शॉट सीरीज के अंदर हम लोग चैप्टर्स को जल्दी जल्दी कवर करा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, 20 से 25 मिनट के अंदर चैप्टर दी एंड हो रहा है। और एक चीज और है, आप लोगों के सरप्लस क्या है, इस चैप्टर का हम लोग 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी क्या करना बेटा, जी हाँ, आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, महाकाल के नाम पे ठोको लाइक, जी हाँ, दबा के ठोको। और चैप्टर के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमारा एजेंडा 21 रियो दी जेनेरियो, जी हाँ, ब्राजील के अंदर हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों ने बेटा 100+ कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि मेरे बच्चे आपका सतत पोषणीय विकास के बारे में था। सतत पोषणीय विकास का था, जैसे कि आपको मालूम हो कि भाई आज की नीड्स को पूरा करना है, परंतु भविष्य में आने वाली जो नीड्स है उनको बिना नुकसान पहुंचाए। साथ साथ मेरे बच्चे, हम लोगों ने इसके अंदर क्या नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे परंपरागत क्या गैर परंपरागत साधनों के बारे में जानेंगे, जैविक और अजैविक संसाधनों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे किस प्रकार से जो है हमारी जो अर्थ है उस अर्थ के रिसोर्सेज को हमको कंजर्वेटिव यानी कि संरक्षण करना है। और बहुत सारी जो चीजें हैं जैसे मिट्टी वगैरह को, सॉइल वगैरह को, इनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जी हाँ, पढ़ने वाले हैं। तो भाई साहब तैयार हो जाओ, कमर कस लो, शुरुआत करने जा रहा हूं मैं क्या, संसाधन और विकास की। एंड महाकाल के नाम पे फिर से एक बार सब बच्चे लाइक ठोकेंगे, जी हाँ, दबा के ठोको। शुरुआत करते हैं। तो गुरु जी देखो ध्यान से, क्या कहते हैं मेरे बेटे, अगर हम बात करें नवीकरणीय संसाधन, तो मेरे बच्चे अगर हम नवीकरणीय संसाधनों की बात करें तो आप लोग जानते हैं सर, ये संसाधन अभी अभी बनाए हैं हमने। सर इन संसाधनों को हम लोग बोलते हैं गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक का मतलब वो संसाधन हो गए जो आज से पहले जी हम लोग यूज में लेके नहीं आए थे। इनका हमने नया नया इजाद करा है और इनको हमने नया नया यूज करना स्टार्ट किया। जैसे हमारा हवा, पानी, जल है ना। जैसे हम लोग जल से अब क्या बना रहे हैं, पानी से हम लोग क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। हवा से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाना चालू कर दिया, सूरज से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाना चालू कर दिया, अलग अलग तरीके से हम लोग यूज करना चालू कर दिया। तो नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन है जो भाई साहब अनलिमिटेड है, खूब दबा के यूज करो, खूब दबा के रियूज करो, है नहीं है? अच्छा, साथ साथ ये बताओ, ये नवीकरणीय संसाधन कौन कौन सा है? सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा। और एक बात सुना से, जैविक संसाधन जो नवीकरणीय है, अस्थायी रूप से खत्म भले ही हो जाए, लेकिन प्राकृतिक प्रक्रिया और उचित प्रबंधन से उन्हें पुनः निर्मित किया जा सकता है। अगर हम बात करें जो जैविक संसाधन है, जैविक का मतलब जिनमें जैविक है, जिनमें जीव शामिल है, उनको भैया मान लो खत्म भी हो जाए, मान लीजिए दी एंड भी हो गए, खत्म भी हो गए, तो उनको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बेसिस पर उनको दोबारा जनरेट कर सकते हैं, है नहीं है? अगर मान लीजिए हम लोग पानी है, पानी का भैया इलेक्ट्रिसिटी बनाई हमने, मान लो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो भैया ऑब्वियसली पता ये तो नहीं कि पानी खत्म हो जाएगा, दोबारा आएगा, दोबारा इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। उसी प्रकार से हम लोग को जैविक संसाधनों को भी इसी प्रकार से कार्य करेंगे। और जैविक की बात करें सर, इसके अंदर हमारा कौन कौन सा आता है? हवा, पानी, जंगल, ये सभी हमारे क्या आते हैं? जैविक यानी कि नवीकरणीय संसाधनों के हिस्से हैं। जैविक वाला अलग, वो जैविक अलग है, वो जैविक अलग है, जैव संसाधन अजैव। ये किसकी बात कर रहा है? ये बेटा बात कर रहा है नवीकरणीय की बात कर रहा है, जो महाकाल के नाम पे आपके पास क्या अनलिमिटेड दबा के यूज करो, दैट इज कॉल्ड क्या, बाके। अच्छा, अगला मेरे बच्चे क्या है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय को हम क्या बोलते हैं? परंपरागत संसाधन। परंपरागत का मतलब क्या होगा? कन्वेंशनल, जो आज से नहीं, हम बल्कि कई वर्षों से पहले, 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले से क्या करते हैं, यूज करते हुए हैं। जिसके अंदर मेरे बच्चे हमारा कोयला, पेट्रोलियम, केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल, डीजल, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं। और जो जीवाश्म यानी कि जीवों से मिलकर बना है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बना है, और इसको बनने में करोड़ों वर्ष लग गए हैं, इन्हीं सभी संसाधनों को हम क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय बोलते हैं, यानी कि सॉरी, अनवीकरणीय बोलते हैं, यानी कि क्या, परंपरागत संसाधन, यानी कि कन्वेंशनल रिसोर्स। सर सबसे खास बात यह है, ये संसाधन मेरे बच्चे क्या होते हैं? लिमिटेड है। साथ साथ ये क्या होता है? एग्जॉस्टिबल है। एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होगा? वन टाइम यूज है, अगर आपने एक बार यूज कर लिया फिर क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो हम लोगों को इनकी बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमें आज की आवश्यकताओं को पूरा करना है, परंतु आने वाले क्या भविष्य में जो आवश्यकता है उनको बिना नुकसान पहुंचाए। किसके नाम पे? महाकाल के नाम पे। ठोको, जी हाँ, ठोको। आगे देखो, अगला है, अब है संसाधनों का विकास। सबसे बड़ी बात यह है मेरे बच्चे, अगर हम लोगों को डेवलपमेंट करना है, हम लोगों को सतत विकास के लिए, क्या बोला ना, सतत विकास, सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट के लिए जो हमारे पास समस्याएं हैं और आवश्यकताएं, देखो क्या क्या है, बड़े ध्यान सुनना। क्या रखा है? संसाधन। एक बात सुनना, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या, जितने ज्यादा अमीर लोग हैं उनके पास संसाधन उतने ज्यादा हैं, जितने ज्यादा गरीब लोग हैं उनके पास संसाधन उतने कम है। यानी क्या होता है, कभी कभी संसाधन कुछ विशेष वर्ग के हाथों में रहते हैं, बल्कि जो गरीब होते हैं उनको नहीं मिल पाते हैं। लेकिन गुरुजी अगर हम बात करें यहाँ पे, यही वजह है कि संसाधनों का विशेष वर्ग के हाथों में होने की वजह से, आई रिपीट माय डियर, विशेष वर्ग के हाथों में होने से अंधाधुंध शोषण हो रहा है।
जिससे क्या हो रहा है, वैश्विक संकट क्या हो रही है, वैश्विक संकट बन रहे हैं। जस्ट लाइक दैट आप देखेंगे हम लोग आज की डेट में दबा के एसी यूज करते हैं, है ना। आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, दबा के फ्रिज यूज करते हैं, ठीक है। इनसे निकलने वाली जो हार्मफुल गैसेज हैं वो वायुमंडल को गर्म कर रही हैं, जिससे ओजोन लेयर में छेद हो गया है ना। पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है ना। और इसी के रिगार्डिंग में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने 1992 में क्या हुआ था मेरे बच्चे, बोलो क्या हुआ था, हाँ जी हाँ, रियो दी जेनेरियो में एजेंडा नंबर 21, जिसके अंदर 100 से भी ज्यादा क्या देशों ने पार्टिसिपेट करा, और हमने एक मुहिम चलाई कि भैया हम लोगों को अपने देश का विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, परंतु क्या ऐसे विकास करना है कि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को बिना नुकसान पहुंचाए, ठीक है। संसाधन नियोजन करना है ताकि जिनके पास संसाधन नहीं है उनको भी संसाधन मिल पाए। जी हाँ, आर्थिक विकास की गति रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन संसाधन भी जी हाँ खत्म नहीं होने चाहिए। अच्छा, यही वजह है संसाधन नियोजन की आवश्यकता है, क्योंकि सर कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं जिनके पास संसाधन भरपूर है, लेकिन कुछ प्रदेश कैसे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है। तो हमारा संसाधन नियोजन मैनेजमेंट यही कहता है कि भैया उन प्रदेशों से संसाधन लो जिनके पास बहुत ज्यादा है, और उन संसाधनों को किसको दो, उन प्रदेशों को दो जिनके पास संसाधन बहुत ही क्या है, कम है। किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। दबा के ठोको, लाइक शेयर दबा के, रुकना नहीं चाहिए सिलसिला, दबा के ठोको, ठीक है। उनने करके बच्चे ऐसे प्रदेश जहां एक तरह के संसाधनों की क्या प्रचुरता है परंतु दूसरे संसाधन की कमी है। कुछ कुछ जगह ऐसे भी हैं, जैसे अगर हम बात कर ले जमशेद नगर की बात कर ले, वहां पर सर क्या है, आयरन ओर भर के, आयरन ओर भर के। छत्तीसगढ़ की बात कर लो, आयरन ओर भर कर है, लेकिन अगर वहां पे आयरन ओर भर कर है, ठीक है, वहां पे अयस्क बहुत सारे हैं, लेकिन वहां पे सर क्या पानी की कमी है, मान लो बिहड़ इलाका है, बंजर इलाका है ना, वहां पे क्या फैसिलिटी की कमी है। तो वहां पर एक टाइप के संसाधन तो है लेकिन दूसरे टाइप के संसाधन नहीं है, तो वहां पर जिस टाइप के संसाधन है उनसे वो लो और उसके बदले उन्हें दूसरे संसाधन दे दो जिसकी उन्हें कमी है, जिसकी उन्हें जरूरत है, ठीक है। आगे सुनो, आप बोलता है बच्चे क्या कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। ऑब्वियस सी बात है, जी हाँ, 3 टाइप की प्रक्रिया है इसमें। सबसे पहले क्या है, इस देखो संसाधन नियोजन मैनेजमेंट करना कैसे है। अरे मैनेजमेंट करने के लिए पहले ये भी तो मालूम होना चाहिए तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास है क्या, ये तो बताना चाहिए। सर सबसे पहला है संसाधनों की क्या करो, पहचान करो, उनकी लिस्ट बनाओ कि आपके पास कौन कौन संसाधन है, उन्हें ढूंढो। फिर एक क्या करो, एक ढांचा तैयार करो, स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ कि भैया कि किसके पास कितना कितना जाएगा, किसके पास कितना कितना नहीं है, किसको कितना देना, किससे कितना लेना। और संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करो। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें अगर डेवलपमेंट को चलाना है तो साथ साथ राष्ट्रीय विकास को भी चलाना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय विकास और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय विकास के चक्कर में अंधाधुंध अंधाधुंध रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, अंधाधुंध क्या कर रहे हो, जंगल काट रहे हो, अंधाधुंध क्या कर रहे हो, पानी बर्बाद कर रहे हो, अंधाधुंध जमीन खराब कर रहे हो। ऐसा नहीं करना, दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना है। अच्छा, यही बात आई कि हमें संसाधनों का संरक्षण करने की जरूरत है। बोलो क्यों करने की जरूरत है सर जी, लॉजिक ये है कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास सर जी क्या है, एक भाई संसाधन संरक्षण कैसे होगा सर, संसाधन संरक्षण ये थोड़ा गलत लिखा है मेरे ख्याल से। संसाधन संरक्षण कैसे होगा, संसाधन संरक्षण ऐसे होगा कि भाई साहब आपको उनको तरीकेबद्ध रूप से यूज करना है, आपको सतत पूछनी है, अवधारणा को अपनाना है, जिसके अंदर आप लोग करंट की आवश्यकताओं को पूरा करोगे परंतु भविष्य में आने वाली क्या पीढ़ी की आवश्यकताओं को बिना नुकसान पहुंचाए। आप मेरे बेटे, आप मेरे बच्चे संसाधन की प्लानिंग ऐसे करोगे कि जिनके पास संसाधन ज्यादा हैं उनसे लेकर उनको दोगे जिनके पास संसाधन कम है। लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक ही प्रकार के संसाधन बहुत सारे होते हैं, तो उन्हें बाकी संसाधन की जरूरत है, तो हम उनसे डीलिंग करेंगे, भैया ये संसाधन तू हमें दे और हमसे वो वाले संसाधन ले ले जिसकी तेरे को जरूरत है। जस्ट लाइक दैट छत्तीसगढ़, जस्ट लाइक दैट क्या, जमशेदनगर टाटा के पास टाटा स्टील फैक्ट्री लगी हुई है, दबा के वहां पे स्टील आ रहा है, दबा के आयरन है वहां पे, लेकिन सर बाकी चीजों की क्या कमी है, बाकी चीजों की कमी है। मानते हो नहीं मानते हो, वहां पर तो क्या खेती बाड़ी मान लो, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है परंतु शहरीकरण बहुत कम है नहीं है, यही वजह। आगे सुनो, आगे कहता बेटा, अब देखो हमारे पास एक और महत्वपूर्ण संसाधन, इसका नाम क्या है, भू संसाधन, यानी क्या भूमि। भूमि सर जी ऑब्वियसली बात है, इसके ऊपर हम रह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप सोचे तो भूमि के बिना तो जीवन ही पनपता नहीं है। अगर हम बात करें भूमि की तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की क्या है बात करी जा रही है, जहां पर हम लोग मानव जाति की बात करेंगे, जलीय जीवन की बात करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति की बात करेंगे, संचार व्यवस्था की बात करेंगे, इवन परिवहन व्यवस्था की बात करेंगे। ये सब कुछ किस पे है, भूमि पे तो आधारित है मेरे भाई। अरे सड़कें किस पे बनेंगी भैया, आपके जमीन पे तो बनेंगी। अरे भैया संचार कहाँ पे लगाओगे मेरे बेटे, कहाँ लगाओगे गुरुजी, भैया जमीनों पे तो लगाओगे, बिना बात के चल जाएगा। और जहां सुनो क्या कहता है, अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो इंडिया की जो भू आकृति है, भारत की जो भू आकृति है बहुत अलग अलग प्रकार की है। यहाँ पर 43% क्या बेटा, जी हाँ, भू क्षेत्र मैदान है, यानी कि क्या समझे, फ्लैट फ्लैट सरफेस, यानी कि मैदान, फ्लैट मैदान जिस पे आप खेती बाड़ी कर सकते हो, रह सकते हो। सर 30% हमारे पास क्या है, पहाड़ और पर्वत है, जी हाँ, जी हाँ, वो है माउंटेन वगैरह।
और 27% का पठार यानी कि प्लेट्यू, क्या होता है प्लेट्यू यानी कि दक्कन के पठार। और मेरे बच्चे यही भुआ करती है क्या बेटा, समृद्ध संसाधन हमारे पास प्लेट्यू भी है, हमारे पास पठार भी है, हमारे पास क्या फ्लैट मैदान भी है। तो हमारे पास तीनों वैरायटी किसकी, जमीन की। और अब देखो अगर आप समझेंगे भूमि का उपयोग, ऑब्वियस सी बात है, इसमें वन उगा लो, इस पे खेती कर लो, इस पे रह लो, चरगाहें ले आओ, है ना, इस पे इंडस्ट्री बना लो, शहरीकरण कर लो, तो भैया भूमि के प्रयोग बहुत सारे हैं, है ना। तो ये भी हमारा क्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला संसाधन क्या है भैया, जी हाँ सेकंड हिस्सा, भारत में भूमि का उपयोग का जो प्रारूप है बहुत ही अलग टाइप का है। सर यहाँ पे मानवीय कारक, सुनो ध्यान से, किसी भी जमीन को यूज करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है मानवीय कारक। जो जमीन पे आप रहने जा रहे हो, जिस जमीन पे आप खेती करने जा रहे हो, जिस जमीन पे आप इंडस्ट्री करने जा रहे हो, क्या वास्तव में वो मानव के उपयोगी है कि नहीं है। तो पहले क्या होता है ये देखना पड़ता है, जमीन कैसी भी नहीं होती, जमीन ऐसी होनी चाहिए जो वास्तव में आदमी की इच्छाओं को, उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र के केवल 93% क्षेत्र में भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है। मतलब हमारी जो जमीन है, इंडिया की जो जमीन है, उसमें केवल 93% आंकड़े उपलब्ध है। मतलब कि 7% जमीन अभी भी ऐसी है जिसको हम लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे ढंग से कि वहां पर क्या काम हो रहा है। वहां पर पर्वत है, पठार है, लोग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, समझे बात नहीं समझे। यहाँ पर आता है भूमि निम्नीकरण। अब भूमि निम्नीकरण क्या है सर, भूमि निम्नीकरण, भूमि का निम्नीकरण यानी भूमि का गिरना। भूमि का गिरना कैसे होता है सर जी, आप लोग भूमि को लगातार यूज कर रहे हो, मान लो आप खेती करते हो, उसमें रासायनिक पदार्थ डालते हो, है ना, जिससे क्या होता है भूमि का निम्नीकरण होता है। मृदा पर्दन होता है, मृदा पर्दन भी भूमि का निम्नीकरण होता है। आप लोग हार्मफुल गैसेस निकालते हो, सॉरी हार्मफुल निकालते हो, केमिकल निकालते हो, और उस केमिकल को कहाँ डालते हो, जमीन में डालते हो, जैसे उससे क्या होती है वो बंजर हो जाती है। आप खनन प्रक्रिया करते हो, खनन का मतलब खुदाई, जब आप उसमें खुदाई करते हो, ठीक है, आप लोग माइनिंग करते हो, तो बेटा वहां से जो होता है वो क्या होता है, उस जमीन को कर रहा है धीरे धीरे खत्म कर रहा है नहीं है। साथ साथ अगर मान लीजिए आप अतिचरण, अतिचरण का मतलब होता है ज्यादा ज्यादा जानवरों को चरा देना। यानी जब जानवर अति अति का मतलब ज्यादा, अत्यधिक, इतना चर जाए कि जमीन की जो ऊपरी जो परत है वो सारी धोई दे, दैट इज कॉल्ड क्या, अतिचरण। उसका कहना है बच्चा भूमि संरक्षण। अब देखो हम लोग भूमि निम्नीकरण तो पढ़ लिया कि कैसे कैसे होगा, मृदा पर्दन से होगा, अतिचरण से होगा, केमिकल फैक्ट्री से होगा, उर्वरकों से होगा। लेकिन इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जी हाँ बहुत ज्यादा वो लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ। जो चरगाहे हैं उनको बताओ कि भैया यहाँ तक इतना चराई करनी है, लिमिटेड वे में चराई करनी है। साथ साथ मेरे बच्चे अतिचरण पर रोक लगाओ, ठीक है। और जहां पर रेतीले जो टीलों को काटेदार झाड़ियों लगाकर क्या स्थिर बनाओ, जहां पर आपको लगता है जमीनें क्या है रेतीली टाइप की है, बार बार खिसकती है, बार बार ढह जाती है, वहां पर झाड़ी लगाओ। झाड़ियां रहेंगी तो मिट्टी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो उस मिट्टी को क्या करेंगे, रोक करेंगे। किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे, जहाँ ठोको दबा के ठोको, ठीक है जी। आगे देखो, अब आगे क्या बोलते बेटा, अब आते हैं हमारे पास मिट्टी का, जी भूमि से जुड़ी हुई एक चीज कौन है, मिट्टी, दैट इज कॉल्ड जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है गुरु, जलोढ़ मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा भाग के लाई जाती है, जो नदियों के द्वारा भाग के लाई जाती है, जिसको सर हम दो भागों में बांटते हैं। एक होती है पुरानी जलोढ़, एक होती है नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ होती है जिसमें कंकड़ वंकड़ होते हैं, ठीक है, यानी कि जो बहुत पुराने, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले भाग के आई थी, दैट इज कॉल्ड पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़ वो है जो अभी अभी नदियों में बहकर आएगी, दैट इज कॉल्ड नई जलोढ़, दैट इज कॉल्ड पुरानी जलोढ़ और क्या नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को हम बोलते हैं खादर, और नई जलोढ़ को हम बोलते हैं बांगर, ये खादर और क्या बांगर। चलो जी, अगर हम बात करें ये जो जलोढ़ मिट्टी सर पूरी की पूरी क्या फैली हुई है, उत्तरी मैदानों में फैली हुई है। और अगर हम बात करें ये तीन महत्वपूर्ण हिमालयन नदियों से होती है, जैसे सिंधु, गंगा और क्या ब्रह्मपुत्र, जी हाँ ब्रह्मपुत्र। ये नदियां गाद जमा करती है, गाद का मतलब होता है जो चिकनी मिट्टी की छोटे वाली जो मिट्टी जमा होती है, दैट इज कॉल्ड गाद। इन नदियों में जो मिट्टी बहकर आती है वो साइडों में जो इकट्ठी होती है सर, उसको हम क्या बोलते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी जो है मृदा पूर्वी तटीय मैदान, खासकर महानदी, कृष्णा, कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। डेल्टा जहां पे संगम होता है, नदियों का संगम होता है, यू शेप में क्या होता है, संगम होता है, वहां पर ये क्या होती है, ये जो गंदी मिट्टी, गंदी सॉरी कीचड़ वाली मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, गाद इकट्ठी होती है, यानी कि ढेर इकट्ठा होता है मिट्टी का, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, गाद कहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ कहते हैं। कहाँ कहाँ पर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और क्या कावेरी, इनके डेल्टा पर। अच्छा इसमें देखो क्या क्या बोलता है, जलोढ़ मिट्टी में क्या सर रेत भी शामिल है, गाद भी शामिल है, ठीक है, यानी कि सिलटदार होती है, चिकनी मिट्टी भी शामिल है जो कि भरपूर मात्रा में होती है। जलोढ़ मृदा तो उसकी उम्र के आधार पर व्याख्या की जाती है। बांगर पुरानी होगी, खादर नया होगा, सॉरी मैं कुल बोल गया था। बांगर कौन सी, पुरानी, पुरानी मिट्टी यानी कंकड़ वाली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बांगर कहते हैं। और नई वाली क्या होती है बेटा, खादर। क्या होती है बेटा, खादर। ऐसे मैंने सही बोला था, खादर और बांगर। हाँ, खादर कौन सी हो गई, नई वाली, बांगर कौन सी हो गई, पुरानी वाली। बांगर में कंकड़ होंगे और उसमें वाली में किस वाली में, खादर में क्या होगा बेटा, जो जो अभी अभी नदियों से बह के आई है, यानी कि डेल्टा पे लगी हुई, किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। चलो जी अगला, अगला है काली मिट्टी। सर काली मिट्टी की खास बात है, ये तो हमारे दक्कन के एरिया में पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्कन के एरिया में पाई जाती है। खास बात है कपास की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
है नहीं है? ये महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, दक्कन के पठारों के आसपास भी है। और अगर आप जाने तो काली मिट्टी को कपास के नाम से भी क्या, यानी कपास की मिट्टी भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। और इसमें एक बात है कि काली मिट्टी बिल्कुल ही क्या बारीक कणों यानी कि मृतिका कणों से बनी होती है, यानी कि बहुत ही बारीक छोटे छोटे कण होते हैं। कुछ मिट्टियों में कहता है थोड़े मोटे मोटे कण होते हैं, इसमें क्या बिल्कुल बारीक कण होते हैं, है नहीं? दैट इज कॉल्ड काली मिट्टी, कॉटन वाली मिट्टी। अब आती है लाल और पीली मिट्टी। आ जाओ मेरे बच्चों। लाल पीली मिट्टी कहता है लाल मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में क्या कम वर्षा वाले क्षेत्र में है। सर कम वर्षा है, कम वर्षा है तभी तो क्या काली लाल और पीली पड़ रही है। ज्यादा वर्षा होती है तो कैसी होती है वो, भूरी रंग की होती। ठीक है। और सिलटदार होती, चिकनी चिकनी टाइप की होती। अच्छा, पीली और लाल मिट्टी उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के मैदानों में, दक्षिण यानी कि क्या साउथ वाले इलाकों में पाई जाती है, और जो पश्चिमी घाट है वहां पे पाई जाती है। लेकिन गुरुजी रीजन क्या इसके पीछे? सर रीजन इसका ये है कि जो कायांतरित चट्टानें होती हैं जिनके ऊपर क्या परत जम जाती है, उन चट्टानों के टूटने से बनती है। और इस मिट्टी के अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका खून लाल क्यों होता है तो आयरन की वजह से होता, हीमोग्लोबिन के कारण नहीं होता, जस्ट लाइक दैट। तो आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए मिट्टी कैसे दिखती है हमें, लाल दिखती है। किसके नाम पे? महाकाल के नाम पे। जी हाँ, महाकाल के नाम पे। आगे देखो, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी मेरे बच्चे वहां पाई जाती है जहां पर मेरे बच्चे क्या होती है, तापमान भी अधिक होगा और वर्षा भी क्या होगी, अधिक होगी। तापमान भी अधिक होगा, वर्षा भी अधिक होगी। खास बात यह कि इस मिट्टी को आप लोग प्रॉपर तरीके से खाद देकर, उर्वरक देकर, यानी कि मैन्योर और क्या फर्टिलाइजर से यूज कर टेक्निक यूज कर आप खेती के योग्य बना सकते हो। इसका कहना यह है कि ये मिट्टी खासकर कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। उनने क्या रखा है, मृदा संरक्षण। आप देखो, इसका कहना यह है कि देखो ये मिट्टी बर्बाद नहीं आनी चाहिए भाई, लेटराइट मिट्टी बर्बाद नहीं आनी चाहिए। सर इसको आप लोग प्रॉपर टेक्निक के साथ, प्रॉपर खाद के साथ, प्रॉपर उर्वरक के साथ, फर्टिलाइजर के साथ यूज करके इसको कृषि योग्य बना सकते हो। दैट इज कॉल्ड क्या, लेटराइट मिट्टी। अच्छा, इसमें से एक बात है ना, इस बात को ध्यान रखना कि लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, इस लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, इनको थोड़ा याद रखना कि कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। काली वाली मिट्टी मैंने बताया था दक्कन के पठार के आसपास, दक्कन के पठार के पास पास, महाराष्ट्र में, गुजरात में, है नहीं है, और एमपी में भी है थोड़ा बहुत। आगे आओ, आगे क्या था गुरुजी, अब आता है मरुस्थली मिट्टी। यार राजस्थान, अरे मेरे भाई क्या राजस्थान, दैट इज कॉल्ड क्या, मरुस्थल मिट्टी। अब मरुस्थल मिट्टी में गुरुजी क्या होंगे, सबसे ज्यादा रेतीले पाए, रेतीले कण पाए जाएंगे, है नहीं, क्या पाए जाएंगे, रेतीले कण। और ये शुष्क होती है, सूखी होती है, भूरे कलर की होती है। इसकी संरचना में लवण यानी कि सॉल्ट थोड़ा क्या तो शामिल होता है। जी हाँ, कहते हैं रेगिस्तान जहां पे था ना पहले, वहां पे क्या था, पानी था। जहां जहां रेगिस्तान था पहले वहां पे क्या था, पानी था। यही वजह कि वहां पे क्या पाया जाता है, लवण पाया जाता है, ऐसा कहना है, प्रूव होगा हमारे। या हमारे किसका बोलना है, ये हमारे साइंटिस्टों का कहना है। गुरुजी ने क्या रखा है, कुछ क्षेत्रों में लवण की मात्रा इतनी अधिक होती है कि पानी का वाष्पीकरण करके सामान्य नमक बनाया जा सकता है। मतलब के इन इलाकों में क्या होता है बच्चे, पानी के अंदर नमक इतना होता है कि अगर पानी को आप भाप बना दो तो वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, नमक ही नमक मिल जाएगा, सॉल्ट ही सॉल्ट मिल जाएगा। कोई बात, ठीक है। उसका कहना है गुरुजी की उपयुक्त सिंचाई के बाद यह मृदा कृषि योग्य बन जाती है। अगर आप लोग प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम लेके आओगे तो मेरे भाई ये क्या बन जाएगी, एक प्रॉपरली आप बोलते खेती के लिए तैयार कर सकते हो। तो राजस्थान में भी खेती होती है, राजस्थान में क्या तो बेटा खेती होती है। इस खेती का यूज करके मेरे बेटे क्या होता है, आप लोग मतलब खेती का यूज नहीं, सॉरी, खेती को योग्य बनाया जाता है। कैसे योग्य बनाया जाता है, उर्वरक और क्या फर्टिलाइजर्स, इन दोनों को यूज करो। ठीक है, उर्वरक फर्टिलाइजर बेसिकली एक ही बात है, लेकिन इनका यूज करके आप क्या बनाते हो, उसको कृषि योग्य बनाते हो। और ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के इलाकों में। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के इलाकों में। अगला मेरे बच्चे टॉपिक है हमारा अपर्दन, मृदा अपर्दन और क्या संरक्षण। अब मृदा अपर्दन और संरक्षण गुरुजी क्या कहता है, सर जी अपर्दन मिट्टी, सॉइल इरोजन, मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना, दैट इज कॉल्ड क्या मेरे बच्चे, सॉइल इरोजन कहलाता है। जब मिट्टी की ऊपरी परत हवा के कारण, बाढ़ के कारण, पेड़ों के काट देने के कारण, ठीक है, अति पशुचारण के कारण, या फिर उस पर गंदा केमिकल डाल दिया, हार्मफुल केमिकल डाल दिया, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत खराब हो जाती है, दैट इज कॉल्ड क्या, मृदा अपर्दन। अब मृदा अपर्दन यानी कि मिट्टी की ऊपरी परत का हट जाना, दैट इज कॉल्ड क्या, सॉइल इरोजन। अब इसको ठीक करने के उपाय क्या क्या है भैया, क्यारी नामक, सुनो क्यारी मतलब क्यारी लगाओ, ऐसी क्यारियां लगाओ, ऐसी क्यारी लगाओ ताकि जो है मिट्टी का सॉइल इरोजन ना हो सके, ताकि बाढ़ बाढ़ आए तो पानी जो है मिट्टी को भाग ना ले जा पाए। साथ ही साथ मेरे बच्चे अति पशुचारण पर रोक लगाओ। साथ ही साथ मेरे बच्चे जो प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम बनाओ, किसका, केमिकल्स का, बाढ़ का, फ्लडिंग सिस्टम पे। सर फ्लडिंग सिस्टम पे ध्यान रखा जाए कि किस प्रकार से कब कब बाढ़ आ रही है तो वहां पर हम लोग क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे मिट्टी का सॉइल इरोजन ना हो, यानी कि मृदा अपरदन ना हो। और मेरे बच्चे सबसे खास बात क्या है, पेड़ों की कटाई पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। अगर पेड़ों की कटाई ना करी जाए तो शायद उसकी जो जड़ें हैं उस मिट्टी को करेंगे मेंटेन करके रखेंगे, किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। ठीक है भैया, तो देखिए मेरे बच्चों, हमने इस चैप्टर को रंगारंग कार्यक्रम करते करते महाकाल के नाम पे लाइक शेयर ठोकते ठोकते पूरा दी एंड कर दिया।
पूरा दी एंड कर दिया। तो मेरे बच्चे इसमें एक टॉपिक और भी है, इसमें एक टॉपिक ध्यान रखना हमेशा, सतत पोषणीय विकास। क्या बोला मैंने? सतत पोषणीय विकास, इसको भी ध्यान रखना, सतत पोषणीय विकास। जो कि गुरुजी क्या कहता है सर जी? वो कहता है, क्या कह रहा है गुरुजी? वो कहता है मेरे बच्चे आज की आवश्यकताओं को पूरा करना है परंतु भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं को बिना नुकसान पहुंचाए। ये हम लोगों ने किसमें डिस्कस कर रखा है? एजेंडा नंबर 21 में, जो कि कहां पर हुआ था? ब्राजील में, रियो दी जेनेरियो में, जिसके अंदर क्या है 100 से भी ज्यादा क्या आए थे? देश आए थे। तो मेरे बच्चों देखा, हम लोगों ने मात्र खेलते खेलते चैप्टर को दी एंड कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम मिलेंगे किसमें? अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। गुरुजी चैप्टर तो खत्म हो गया, अब चैप्टर दी एंड हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब सर हमने चैप्टर को भी नपट नंगा कर दिया, लेकिन अब बात आती है सर कि इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करूं सर? इसके अंदर कैसी किस टाइप तरह की चीजें आएंगी, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? ये आपका बहुत बड़ा सवाल है, ये आपका नहीं पूरे दीन दुनिया के सही बच्चों का सवाल है। सारे बच्चे पूछते हैं गुरुजी बताओ ना, अरे गुरुजी बताओ तो दो, क्वेश्चन कैसे आएंगे? चैप्टर तो हर कोई पढ़ाता है, चैप्टर पढ़ाने में क्या, चैप्टर तो हम खुद से ही पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी पकड़ के पेल लेंगे रख के। कैसी बात करते हो गुरुजी आप हमें बताओ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, आप हमें बताओ इसमें क्या क्राइटेरिया आएगा, कितनी कितनी चीजों को हमें स्टडी करना पड़ेगा, वो नंबर ऑफ कंटेंट कितने हैं जो हमें स्टडी करने चाहिए अपने एग्जाम के लिए। तो सुनो ध्यान से मेरी बात को, वो नंबर ऑफ कंटेंट हमारे पास टोटल कितने बड़ा? 10 कंटेंट है। जी हाँ, इन 10 कंटेंट को हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने लगे। जैसे पहला अगर मैं बात करूं सर एमसीक्यू, ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे कुछ भी हो, सभी प्रकार के जी हाँ पेपर्स में आता है, सभी सब्जेक्टों में आता है। ऊपर से फिर हमारा क्या आएगा? असर्शन एंड रीजन, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन आने जाने, केस बेस्ड स्टडी आने हैं, सोर्स बेस्ड स्टडी आने हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ये तो भैया बचपन से चले आए हुए हैं, ये तो आने आने होते हैं। मैप वर्क, जी हाँ एसएसटी में मैप वर्क आता है। जी हाँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आजकल आने स्टार्ट हो गए हैं, ये भी एसएसटी में आने लग गए हैं। डायग्राम बेस्ड, जी हाँ डायग्राम बेस्ड मतलब जो आपके साइंस में डायग्राम बनाने के नहीं आते, जी हाँ वो वाले क्वेश्चन है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ये आपके एसएसटी में आते हैं। तो भाई साहब ये जितना सारा कंटेंट दे रखा है 10 कंटेंट, ये तो गुरुजी बड़ा भयानक सा कंटेंट है। हाँ बहुत भयानक सा कंटेंट है। अब बात ये सर कि इनमें से कौन सा कंटेंट कितना वेटेज रखता है, हम इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। आ जाओ जरा, अगर हम बात करें यहाँ पे एमसीक्यू की बात करें तो सर 25%, जी हाँ 25% ये वेटेज रखता है। और आपको जो जरूरत है ये ध्यान जरूरत है कि 25% आपका एमसीक्यू होगा जो कि हम आपको ट्रिक्स के साथ जहां सॉल्व कराने वाले हैं, ये ट्रिक्स के साथ, जी बिल्कुल सही बात है, ट्रिक्स के साथ। और आपके जो बाकी की जो 75% जो आपका वेटेज होगा वो होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे बेटा किस तरह से हाउ टू प्रेजेंट या हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर इन योर आंसर शीट, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स का हो। क्योंकि मेरे भाई बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है आंसर को रिप्रेजेंट करना। बहुत सारे नहीं, करीबन 70% बच्चों की समस्या यही थी। इवन मैं अपने बचपन में भी परेशान रहता था कि भाई साहब आंसर को मुझे रिप्रेजेंट कैसे करना। तो आंसर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है गुरुजी हम लोग आपको बताएंगे हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर, जिससे कि आपको एग्जाम में मतलब एग्जामिनर देख के ना मतलब कॉपी चूम लेगा, कहेगा यार क्या गजब लिखा है लॉन्डे ने, क्या गजब लिखा है, लगा लो मस्त एकदम। ठीक है, तो भाई साहब इसका अब देखो, अब एक बात सुनो, मैंने आपको सब चीज बता दी, मैंने बता दिया ये ऐसे ऐसे आएगा, मैंने आपको ये भी बता दिया मेरे भाई, सुनो ध्यान से, मैंने आपको ये बता दिया, ये बता दिया, क्या कहेंगे ये 10 टॉपिक गिना दिए। लेकिन अब देखो सबसे बड़ी समस्या है सर सॉल्यूशन दो। आपने प्रॉब्लम तो दे दी, सॉल्यूशन दे दो। मैंने कहा प्रॉब्लम कैसे दे दी सर जी? यूट्यूब पे बदरे टीचर भरे पड़े हैं जो ऐसी चीजें बताते रहते हैं सही हो कि हाँ भाई ये आएगा ये आएगा ये आएगा, पर सॉल्यूशन को नहीं देता। मैं देता हूं आपको सॉल्यूशन, देखो जो कि मैं आपको ये देने वाला हूं। देखो ध्यान से, ये रहा हमारा मैथ्स का क्वेश्चन बैंक, हमारा साइंस का क्वेश्चन बैंक, हमारा सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक। जी हाँ मेरे बच्चों, हमारा मेरे बेटे क्या है 3-in-1 क्वेश्चन बैंक, मैथ्स साइंस एसएसटी। और हमारा क्या 3-in-1 क्वेश्चन बैंक किसका बेटा है? मैथ्स साइंस एसएसटी हिंदी मीडियम का। बेटा हिंदी मीडियम, जी हाँ बेटा जी हम लाए हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों के अलग अलग क्वेश्चन बैंक। यानी जिन बच्चों को अगर इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन बैंक चाहिए एसएसटी साइंस मैथ्स का, उनको मिलेगा। जिनको एसएसटी चाहिए बेटा, मैथ्स चाहिए, साइंस चाहिए हिंदी मीडियम में, उनको मिलेगा। और जिन बच्चों को अगर मैथ एंड साइंस इंग्लिश में और उनको एसएसटी का क्या चाहिए, ये क्वेश्चन बैंक चाहिए, उनको भी मिलेगा। यानी गुरुजी नाइंसाफी किसी के साथ भी नहीं होगी। इसके अंदर हम आपको सिखाएंगे हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर, ट्रिक्स होंगी बेटा, 2 मार्क 3 मार्क होगा, डायग्राम होगा, सब कुछ मतलब आपकी सभी समस्या का निवारण होगा। बात समझा नहीं? तो भैया अभी जाओ इस क्वेश्चन बैंक को परचेस करो और मां काल के नाम पे हमारे साथ जी हाँ अपने एग्जाम के स्कोर को इंप्रूव करो और क्या टॉप करो। तो भैया आज ही ज्वाइन करें कैल्विन। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, मिलता हूं उसमें नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सतर्क रहना, सुरक्षित रहना और देखते रहना कैल्विन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।